देश की संसद में ईमानदार नेता का पाया जाना और मैकेनिकल ब्रांच में खूबसूरत लड़की का पाया जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होती है। Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रॉम इंस्पायर लर्निंग और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इसका स्कोप क्या है, इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है, किस किस टाइप की जॉब मिलती है, किस किस फील्ड में आप काम कर सकते हैं और सैलरी वगैरह जो मेन चीज़ है उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो ये वीडियो है ये एक बड़ी प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें हम ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में जान रहे होंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आई टैब पे भी आ रहा होगा, उसे चेकआउट जरूर करना अगर मतलब और सारी इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में आपको जानना हो तो सीधा मुद्दे भी बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या होगी। देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर डेफिनेशन पे जाए तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है, मशीन को डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, सर्विसेज एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखता है। जहाँ पे मशीन यूज़ हो रही है वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कहीं ना कहीं हाथ तो है ही। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी फील्ड में अगर आप मशीन देख रहे हैं जो कि छोटी से छोटी मशीन भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी मशीन भी हो सकती है, पर वो मैक्स प्रोबेबली किसी मैकेनिकल इंजीनियर ने ही बनाई होगी। और वैसे भी जो मैकेनिकल इंजीनियर है ये एक बहुत ही ब्रॉड ब्रांच है। इसमें इलेक्ट्रिकल का भी थोड़ा यूज़ हो रहा होता है और मतलब मैथ फिजिक्स अच्छी खासी यूज़ हो रही होती है। तो इसकी खास बात यह है कि जो एवरग्रीन ब्रांच कह सकते हैं आप इसे, ये ना तो ये कभी ख़त्म होने वाली है, ना इसका स्कोप कभी ख़त्म होने वाला है। और इसकी जो एरिया है काम करने का बहुत ब्रॉड है। मतलब कंप्यूटर साइंस में जाना है तो आप हार्डवेयर सेक्टर में जा सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में भी मशीन वगैरह का काम होता है। तो हर इंजीनियरिंग ब्रांच में आपको मशीन तो लगने ही वाली है, तो वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ने वाली है। हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात कर ली है, तो थोड़े से अब सिलेबस की तरफ भी देख लेते हैं। तो कॉमन सिलेबस क्या होने वाला है, वैसे ही सिलेबस इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, पर कॉमन सिलेबस तो देख ही सकते हैं। इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको थोड़ा जानना जरूरी है। सिलेबस से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये ब्रांच मेरे लिए बनी है या नहीं बनी। तो मेनली इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स घुस रही होती है, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का अच्छा खासा रोल लेने वाला है। और सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस रहता है वो सारी ब्रांचेस का सेम रहता है। जैसे कि आपको पता होगा जो आपका कोर्स सिलेबस स्टार्ट होता है वो होता है थर्ड सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक। उसके बीच में आपके इंटर्नशिप वगैरह और जो असाइनमेंट वगैरह ये सब मिल रहे होते हैं, पर उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम केवल कॉमन सिलेबस की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर रहा होता है। कॉमन सिलेबस सब में सेम रहता है, इंटर्नशिप वगैरह और असाइनमेंट वगैरह को अलग अलग दे रहे होते हैं। तो कॉमन सिलेबस की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स जैसे मैंने बताया था घुसने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और थर्मोडायनेमिक्स नहीं सीख रहे हो तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बनोगे तुम। सॉलिड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आपको पुश मिलेगा। धीरे धीरे आप जैसे इनको पढ़ते जाएंगे एडवांस बनते जाएंगे और अच्छे खासे मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएंगे। पढ़ाई भी ध्यान देना, तब जाके आपकी जॉब लगेगी। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके सिलेबस फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया और ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स फिजिक्स और ये सब आपका घुसने वाला है। फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, या तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और वैसे भी इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। पर वीडियो को पूरा देखना। क्या बोला तूने? तो सिलेबस के बारे में हमने जान लिया है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि इस ब्रांच को ऑफर करते हैं। देखो, कॉलेजेस की लिस्ट लगाने की मेरे को जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर एक बोल सकते हैं रॉयल ब्रांच है, बहुत पुरानी ब्रांच है और सबसे पुरानी ब्रांच कह सकते हैं, क्योंकि मशीनरी बहुत पहले से बनती आ रही है। चाहे पहिया हो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले ये बनी थी, उसके बाद ये आईटी सेक्टर वगैरह बनने शुरू हुए थे। तो ये बहुत पुरानी ब्रांच है, तो आपको पुराने कॉलेजेस में तो मिलेंगी ही। साथ ही साथ जो नए कॉलेज खुलते हैं तो कोर ब्रांचेस में भी इसको गिना जाता है। तो नए कॉलेजेस में भी ये ब्रांच आपको मिलने वाली है। कुछ ट्रिपल IITs को छोड़ दें तो सारे कॉलेजेस में लगभग सारे कॉलेज में आपको ये ब्रांच मिलने वाली है। मैंने ये लिस्ट इसलिए लगा रखी है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि IITs में, NITs में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में और कुछ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स में भी आपको ये ब्रांच दिखती है, मतलब मिल जाती है। आप इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें इन कॉलेजेस में परस्यू कर सकते हैं। तो कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे लगा रखी है। वैसे ये कुछ इतना सिग्निफिकेंस तो नहीं है, पर ऐसी देख लो, अच्छी लगती है। लिस्ट का मतलब लिस्ट का होना वीडियो में अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए लगा दी। तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT खड़गपुर, इवन 3 IITs हो गई। उसके बाद DTU अपना हो गया। उसके बाद IIT मद्रास, वेल्लोर इंस्टीट्यूट, मतलब हर जगह आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, किस टाइप की आपको जॉब मिल सकती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इसका एरिया होता है काम करने का बहुत ब्रॉड होता है। आप अलग अलग सेक्टर में काम कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर
किसी भी फील्ड में काम कर सकता है। तो जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल में मैंने यहाँ पे कुछ जॉब प्रोफाइल लिख रखी है जो कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, ज़्यादातर लोग इसमें जाते हैं। पर वो नहीं है कि हो सकता है कि आप नॉन टेक में भी जाएं, पर ये प्रेफरेबल जॉब्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर परस्यू करता है। जैसे सबसे प्रेफरेबल जब भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा मशीन्स के बारे में, और अच्छी मशीन्स मतलब ऑटोमोबाइल्स। जब भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोचा जाता है तो फिर इंजन वगैरह और ये सब आपके दिमाग में आ रहा होता है, इंजन रॉकेट ये सब दिमाग में आ रहा होता है। तो सबसे पहले जो प्रेफरेबल ब्रांच होती है, मतलब प्रेफरेबल जॉब प्रोफाइल होती है, वो होती है आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उसके बाद होता है मेंटेनेंस, किसी भी मशीन का मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है वरना खराब हो जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब बहुत बड़ा रोल है इसमें। हाथ का मतलब रोल अच्छा खासा रोल रहता है, और ये वाली जॉब भी बहुत प्रेफर की जाती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंजीनियर और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, मतलब ये सब आप बन सकते हैं। मैंने लिस्ट लगा रखी है। न्यूक्लियर इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, ये भी प्रेफरेबल जॉब्स हैं। और भी जॉब्स हो सकती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ये शॉर्ट लिस्ट है। अच्छा, हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन टाइप की जॉब प्रोवाइड कराती है। तो जॉब कंपनीज के बारे में भी देख लेते हैं। और जो मैंने लिस्ट लगा रखी है ये कोर सेक्टर वाली कंपनीज है, मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर जाता है वहाँ पे, मतलब नॉन IT सेक्टर कह सकते हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी लेते हैं, पर मैकेनिकल इंजीनियर जो सीखते हैं, जो कोर ब्रांचेस में उनको सिखाया जाता है, कोर सब्जेक्ट है, उनके बेसिस पे जो कंपनीज लेती हैं वो ये कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर जो उन्होंने पढ़ा उसका यूज़ होता है। तो टाटा ग्रुप हो गई यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स वगैरह, और HPCL वगैरह हो गए आपके, ये गोदरेज ग्रुप हो गया भाई, ये फ्रिज वगैरह बनाते रहते हैं तो इनमें भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने बस एग्जाम्पल लिया, और भी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद अपना जनरल मोटर्स हो गया, और ये महिंद्रा, ये बहुत सारी कंपनीज हो गई, मैंने लिस्ट लगा रखी है, आप देख लेना। उसके बाद DRDO हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी नहीं है, पर यहाँ पे भी जॉब तो मैकेनिकल इंजीनियर की लगती है। साथ ही साथ आप PSUs में भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ये मैंने उन कंपनीज के बारे में बात करी जो कि 4 साल के बाद बीटेक करने के बाद आपको जॉब देती है। PSUs वगैरह के लिए आपको या तो गेट क्रैक करना पड़ता है, या फिर कुछ अच्छे कॉलेजेस में प्लेसमेंट लेने के लिए वो वहीं पे आती हैं, पर वो कुछ अच्छे कॉलेजेस में भी होता है। अगर आपको वहीं पे जाना है तो गेट क्रैक करना जरूरी है। उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात कर रहे होंगे। चाहे कंपनी कोई सी भी हो, इंटरेस्ट कितना ही हो, पर अगर आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है तो फिर काम करने का मन, थोड़ा मोटिवेशन सा कम जरूर हो जाता है। तो सैलरी भी एक अच्छा पॉइंट है कंसिडर करने के लिए। तो हम सैलरी पे भी बात कर लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर को एवरेज सैलरी कितनी मिलती है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कैंडिडेट को एवरेज सैलरी कितनी मिल रही होती है मैंने यहाँ पे लिख रखी है। वुमेन को कितनी मिल रही होती है, मेल को कितनी मिल रही होती है, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कितनी मिल रही होती है, वो यहाँ पे मैंने मतलब दिखा रखा है, आप रोक के देख सकते हैं। अगर एवरेज की बात कर लेते हैं, एवरेज आपका लग रहा होता है 8 लाख तक का। अगर एवरेज की बात करते हैं 8.5 लाख तक का लग रहा होता है, 8 से 9 लाख तक का वैरी कर रहा होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, 10 लाख क्रॉस कर जाता है, 15-20 लाख तक भी पहुंचता है। और वैसे भी ये डाटा गूगल से मिला है, और सैलरी वगैरह तो थोड़ी बहुत वैरी करती रहती है, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा। और ये मेनली डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे भी, और आपकी CGPA भी मैटर करता है, आपकी कंपनीज पे मैटर करता है। तो बहुत सब्जेक्टिव है ये, तो इस एवरेज पे मत जाना। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो हो सकता है उसका एवरेज ही ज़्यादा हो, 10 लाख तक का जा रहा हो। अगर आपका सेकंड ईयर कॉलेज है तो वहाँ पे प्लेसमेंट के लाले लग रहे होते हैं, तो उसके बारे में भी एंड में बात कर रहे होंगे, कंक्लूजन में बात कर रहे होंगे। तो अभी हम बेसिक के बारे में जान रहे हैं। और आप अगर थर्ड ईयर में तो फिर वहाँ पे तो हालत खराब हो रही होती है। तो प्लेसमेंट बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। पर अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लेना है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, तो आप 8 लाख तक का एवरेज मान के चल सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ ये कॉलेज पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, कॉलेज और कंपनीज पे। अब हम आ चुके हैं वीडियो की सबसे आखिरी पार्ट पे, जिसे हमने नाम दिया कंक्लूजन। उस पर हम बात कर रहे होंगे कुछ एक्स फैक्टर्स के बारे में, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनके बारे में हमने बेसिक्स में बात नहीं करी ऊपर स्लाइड्स में, जो कि कंसिडर करने जरूरी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके दिमाग में आए मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने से पहले, मतलब किसी कॉलेज में लेने से पहले, तो उसके बारे में भी आप जान रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि पहला जो रूमर है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी बदनाम क्यों है। देखो, बदनाम होने के 2 कारण है, पहला तो प्लेसमेंट और दूसरा लड़कियां। पहला जो रीजन है वो ये प्लेसमेंट के बारे में है कि लोग कहते हैं, मतलब स्टूडेंट कहते हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली है, उनका प्लेसमेंट नहीं होता। देखो, प्लेसमेंट ना होने के भी 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि आपने स्टडीज को इतना सीरियस नहीं लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं, थोड़े से जिनकी फिजिक्स और मैथ अच्छी नहीं है, उन्होंने अगर ले लिया है तो उनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा स्टडीज पे। तो पहला रीजन तो स्टडीज है, आपने अच्छी खासी CGPA मेंटेन नहीं करी है, तो ये रीजन हो सकता है अगर आपके जॉब नहीं लग रही है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप अच्छे कॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच है और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये हर कॉलेज में अवेलेबल है ये वाली ब्रांच, तो बहुत सारे बच्चे इससे ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। अगर हम IITs और NITs और कुछ अच्छे कॉलेजेस को छोड़ दें तो और जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के कॉलेज है उनमें कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा होता है कंपनीज के लिए, तो वहाँ पे वो बस चुनिंदा बच्चों को उठा रहे होते हैं। तो अगर आपने अच्छी CGPA मेंटेन नहीं करी है तो आपका जॉब के मामले में बेड़ा गर्क हो सकता है।
सेकंड रीजन मैंने बताया आपका कॉलेज भी है। अगर आपका सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का कॉलेज है तो वहाँ तो भाई हालत खराब हो सकती है। मैकेनिकल इंजीनियर आपने ले लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सेकंड ईयर में आपकी मजबूरी है, आपकी जेई में अच्छी रैंक नहीं आई है और कोई सा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप सेकंड ईयर में आपका जाना मजबूरी हो गया है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप फिर किसी भी कॉलेज में जाए तो फिर वहाँ फाड़ देंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके। पर ये इंटरेस्ट वाले बंदे बहुत कम होते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको ऐसी मजबूरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली है वो भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, तो वहाँ पे थोड़ा खतरा हो सकता है। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से ही घिसना पड़ेगा, अच्छी सीजीपीए मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में अपनी ब्रांच चेंज कर लेते हैं तो अच्छी बात है कि सेकंड ईयर वाले कॉलेजेस में आपको आईटी सेक्टर वाली कोई ब्रांच मिले तो अच्छा है, और अगर नहीं होता है तो आपको फर्स्ट ईयर से घिसना पड़ेगा फोर्थ ईयर तक, और आपके उन बच्चों में नाम होना चाहिए जो टॉप के बच्चे होते हैं। फिर कंपनीज लोअर कॉलेजेस में केवल टॉप की जो मलाई होती है उसे उठा के ले जाते हैं, फिर बाकी अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बेकार कॉलेजेस में या फिर थर्ड ईयर वाले कॉलेजेस में कुछ कर नहीं सकते। देखो होते हैं टॉप के बच्चे कहीं भी निकल जाते हैं, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, पर मैं उन एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कि ना तो टॉप में आते हैं ना भी बॉटम में आते हैं, बीच में कहीं रह जाते हैं। तो उनके लिए अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैं पहली वार्न कर रहा हूँ आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऑन कैंपस आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर आपका करियर ऑप्शन खत्म हो गए, मतलब आपके पास कोई करियर नहीं है। तो करियर हैं, पहला तो आपको फर्दर स्टडीज में आप जा सकते हैं, दूसरा अगर आपको जॉब चाहिए या फिर कोई पढ़ना नहीं है, अब हो गया भाई और नहीं पढ़ना, मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया 4 साल के बाद, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन है ये मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस होता है। तो इसलिए जो इंजीनियर की रेस्पेक्ट होती है वो अच्छी खासी होती है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा माइंडसेट होता है किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आप अच्छा खासा बिजनेस खोल सकते हैं, और आपका बिजनेस चल गया तो फिर कमाई की कोई कमी नहीं रहेगी। वो बात अलग है कि स्टार्टिंग में आपके बिजनेस के बहुत रिस्क होने वाले हैं, पर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और आइडिया अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस चलेगा। और बिजनेस से इसका मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है कि ठेला लगा दो वो भी बिजनेस है, तो ऐसा नहीं है भाई, इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है, वो मैं बस मजाक कर रहा हूँ। बिजनेस से मेरा मतलब है कि कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व किया, उस पर कोई सोल्यूशन बनाया और उससे रिलेटेड कोई कंपनी खोली जो कि अच्छा खासा काम करे। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए नहीं होती है, मिल जाती है। कैसे बच्चे होते हैं, जैसे जेई का एग्जाम दिया उन्होंने, उनकी रैंक आई मीडियोकर टाइप, क्या तो उन्हें अच्छा कॉलेज लेना पड़ेगा ब्रांच को सेक्रीफाइस करके, या फिर अच्छा ब्रांच लेना पड़ेगा कॉलेज को सेक्रीफाइस करके। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि इनके साथ टॉप की जो रैंक होती है वो तो कम ही की आती है ना, टॉप मतलब टॉप होता है, मीडियोकर में ये वाले बच्चे ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो इनमें से कोई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा, मतलब बच्चे से मैं मतलब स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाह रहे होते हैं ब्रांच में, तो वो मिड कॉलेज में मिड ब्रांच ले लेते हैं, जो कि उनमें कभी कभार उनकी मैकेनिकल फंस जाती है, तो उनकी चाहिए नहीं होती है, उन्हें मिल जाती है। फिर वो सोच रहे होते हैं कि हमें कोडिंग करके भी काम चला लेंगे, तो उनके दिमाग में एक डाउट तो रहेगा कि अब कि कोडिंग करके भी काम कर सकते हैं क्या। तो कोडिंग करके आपका काम चल सकता है, पर आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है सारी ब्रांचेस के साथ। कंप्यूटर साइंस के साथ तो रहने ही वाला है, पर नॉन कंप्यूटर साइंस वाली जो ब्रांचेस हैं वो भी कोडिंग में, हर बच्चा ये सोच रहा होता है कि हम कोडिंग करके कुछ कर लेंगे। तो अगर आपको कोडिंग में झंडे गाड़ना है तो उसमें पहले आपको अच्छी खासी कोडिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो फोर्थ ईयर में तो कंपनीज आपको अलाउ कर देंगी। और अच्छी सीजीपीए मेंटेन करना भी जरूरी है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, सीजीपीए बैरियर लगा देती हैं, जैसे 8 सीजीपीए से कम वाले बच्चे हमारे प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हैं। तो आपको अपना कोर ब्रांच पे भी ध्यान देना पड़ेगा और साथ साथ कोडिंग स्किल पे भी ध्यान देनी पड़ेगी। तो थोड़ा सी मेहनत लगेगी, पर आईटी सेक्टर में क्या होता है, पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं और वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि औरों के साथ भी कंपटीशन है, तो पैसे भी ज़्यादा मिल रहे होते हैं, रिस्क भी ज़्यादा होता है। और कंपनीज की बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनीज ज़्यादातर मैकेनिकल इंजीनियर को अलाउ करती भी है और नहीं भी। कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर कैंडिडेट को अलाउ कर देती हैं, और कुछ कंपनीज हैं जो कि केवल सीएस सेक्टर वाले, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले को अलाउ कर रही होती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी हो गई और ये 2-3 और कंपनीज हैं, तो ये तो अलाउ कर देती हैं। तो उनमें अगर आपको जाना है तो फिर वही बात आ गई, जितनी आपके पास स्किल होगी उतना आपका चांस है कि आप उनमें प्लेसमेंट उठा लेंगे। अभी तक इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसकी डेफिनेशन, सिलेबस, पढ़ना कहाँ पे, पढ़ना कैसे, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होने वाली है, और कंक्लूजन में हमने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली है। कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर ली है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने से पहले आपको सोचने चाहिए। तो फिर एट द एंड आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे लिए है या नहीं है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए है, पहला आपका इंटरेस्ट है, और दूसरा अगर आपका किसी अच्छे कॉलेज में होने का चांस है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर ले सकते हैं। आईआईटीज़ में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो आपका हो जाएगा, टॉप आईआईटीज़ में लेते हैं तब भी आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। पर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में मैं कहूँगा कि आप सीएस कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस को और आईटी सेक्टर वाली ब्रांचेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जान लिया।
अब बात करते हैं कॉलेज रिव्यूज के बारे में। तो कॉलेज के बारे में कौन बताएगा? कॉलेज रिव्यूज की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, जाके चेकआउट करो। उसमें हमने बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू कर दिए, बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू हम करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन दबा देना है, बेल आइकन भी दबा देना। जैसी कॉलेज रिव्यूज या फिर ब्रांच से रिलेटेड या फिर और कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज एग्जाम से रिलेटेड आ रही होगी तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। घंटी बजाना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करना और उन बच्चों को जरूर शेयर करना या फिर उन कैंडिडेट को जरूर शेयर करना जो कि स्ट्रगल कर रहे हो इसी मतलब ब्रांचेस और कॉलेजेस के बारे में। तो शेयर करोगे तो उनको भी एक रिलेवेंट कंटेंट तो मिलेगा ही। सारे लाइक करने से क्या होगा, फिर यूट्यूब एल्गोरिथम को भी पता लग जाएगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं इसके। तो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।